पंचवटी क्लासों में दोस्तों आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। कई जगह उद्देशिका लिखा होता है, कई बार इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं। तो उद्देशिका या प्रस्तावना दोनों एक ही चीज है। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से होता है, जो उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। भारतीय संविधान का आरंभ भी उद्देशिका से हुआ है। कहने का मतलब है, दुनिया के जितने भी संविधान निर्मित हुए हैं, लगभग सभी संविधानों के पूर्व में एक उद्देशिका होती है, एक प्रस्तावना होती है। और यह उद्देशिका या प्रस्तावना, इसको देखने से, इसको पढ़ने से इस बात का पता लगता है कि यह प्रस्तावना बताती है, संविधान के आदर्शों को बताती है कि कौन कौन से आदर्श इस संविधान में आपको देखने को मिलेंगे। और आकांक्षाओं को बताती है कि किन आकांक्षाओं के कारण इस संविधान का निर्माण हुआ है। तो भारतीय संविधान के पूर्व जो उद्देशिका है या जो प्रस्तावना है, उसको देखने से भी भारतीय संविधान के बारे में पता लगता है कि भारतीय संविधान के क्या क्या आदर्श हैं और क्या क्या आकांक्षाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिकी संविधान है। अर्थात हमने जो उद्देशिका या प्रस्तावना ग्रहण की है, वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस प्रकार से होती है दोस्तों? वी द पीपुल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट, इस प्रकार से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। और अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत देखेंगे तो हम भारत के लोग से होती है। अर्थात वैसी की वैसी लाइन या शुरुआती पंक्ति लगभग मिलती जुलती हैं। तो हमारी जो प्रस्तावना की प्रेरणा स्रोत है, अमेरिकी संविधान है, और उसकी प्रस्तावना हमारी प्रस्तावना की प्रेरणा स्रोत बनी है। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक एक बार संशोधन हुआ है। दोस्तों, अब तक इतनी वर्ष हो चुके हैं, इन वर्षों में, इन संपूर्ण वर्षों में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। वह संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मतलब इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। और उस संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से 3 शब्द हैं? पहला शब्द है समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। दूसरा जो शब्द है वह पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है। और जो तीसरा जो शब्द है वह अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, यह हमेशा एक विवादित मुद्दा रहा है भारतीय संविधान के लागू होने के समय, कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। शुरुआती दौर में काफी विवादित रहा है, लेकिन फिर बाद में 1976 में, सन 1976 में एक मामला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस मामले के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। और यह भी कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे में संसद संशोधन नहीं कर सकती। अर्थात हम कह सकते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल अंग है। ठीक है, जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। कहने का मतलब है, हमारी जो प्रस्तावना है वो सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया। ठीक। उस उद्देश्य प्रस्ताव को 12 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में बहुत से शब्द उल्लेखित किए गए हैं और उन शब्दों के अर्थ हमें जानने हैं। जो अर्थ है वो 1 to 1 अपन इस प्रकार से जानेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत में शुरुआती शब्द में है, हम भारत के लोग। अच्छा, इस इन शब्दों से या इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान भारतीय लोगों का संविधान है। ये किसी एक व्यक्ति या समूह का संविधान नहीं है, बल्कि समस्त भारतवासियों का संविधान है। और समस्त भारतवासी इस संविधान को स्वीकार
करते हैं। यह स्पष्ट होता है हम भारत के लोग वाक्य से। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, इससे स्पष्ट होता है कि भारत अपने आंतरिक मामले में, कौन से मामले में? अपने आंतरिक मामले में एवं अपने बाहरी मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है। किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। वह स्वयं निर्णय लेगा अपने आंतरिक मामले में और बाहरी मामले में। यह इस वाक्य का अर्थ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक। नेक्स्ट है समाजवादी शब्द। भारतीय संविधान में जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, इसका अर्थ है कि भारतीय संविधान में जो उत्पादन के जो साधन है, उन पर स्वामित्व होगा। किसका स्वामित्व होगा? समाज का स्वामित्व होगा। किसी एक व्यक्ति विशेष का स्वामित्व नहीं होगा। ठीक है। चौथा जो वाक्य है वह है पंथ निरपेक्षता। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्षता से मतलब है कि भारत का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा। पंथ का मतलब धर्म से है। यहाँ भारत का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि भारत नास्तिक है। इसका मतलब है भारत आस्तिक है, अर्थात भारत में सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द जोड़ा गया है और इस लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का अर्थ है कि भारत क्या है? भारत में जनता का शासन होगा, लोगों का शासन होगा और यह शासन क्या है? एक गणराज्य के रूप में होगा। अर्थात यहाँ पे हमारा जो प्रधान है वो वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। ठीक। नेक्स्ट शब्द है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, प्रस्तावना में सामाजिक न्याय शब्द को जोड़ा है। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि भारत में किसी प्रकार का जातिगत या धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। फिर है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय शब्द का अर्थ है कि भारत में भारत की सरकार इस प्रकार का प्रयास करेगी कि सभी लोगों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। सभी लोग अर्थोपार्जन आसानी से कर सके। अमीरी और गरीबी के बीच में जो एक बड़ी खाई है, उसको पाटा जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार से तात्पर्य है या राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है, भारत में जितने भी भारतीयवासी होंगे जिन्होंने एक निश्चित आयु प्राप्त कर ली होगी या उससे भी छोटे, उन सभी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, अर्थात मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। भारतीय संविधान में ये उल्लेख भी किया गया है कि 18 वर्ष से सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को क्या होगा? वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। इसका ये अर्थ है। फिर है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या इशारों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है और उसकी इस अभिव्यक्ति पे किसी प्रकार का कोई पाबंद नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट है विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों का यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार पूजा अर्चना कर सकेगा, अपनी इच्छा अनुसार धर्म को अपना सकेगा, अपनी इच्छा अनुसार धर्म को छोड़ सकेगा और नवीन धर्म को अपना सकेगा। ठीक है। बशर्ते कि दूसरे के धर्म को किसी प्रकार की हानि न हो। इसका यह अर्थ है। फिर है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। प्रतिष्ठा से तात्पर्य है भारत का प्रत्येक नागरिक प्रतिष्ठा के योग्य होगा। किसी भी नागरिक का अपमान नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी क्षेत्र का हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अवसर की समानता। प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता समान रूप से दी जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से यह अवसर दिया जाएगा कि वह सरकारी नौकरियों में भाग ले सके या वो राजनीतिक पार्टियों में भाग ले सके। ठीक है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता पर बल। हमारे इस संविधान में, इस संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द का अर्थ है कि भारत सरकार हमेशा ये प्रयास करेगी कि राष्ट्र की एकता बनी रहे और उसमें किसी प्रकार का खंडन न हो पाए। इस हेतु वह विभिन्न प्रकार के कानून बनाएगी ताकि उसकी एकता बनी रहे। फिर है बंधुत्व। बंधुत्व शब्द का तात्पर्य है कि संविधान में
संविधान में हमारी सरकार यह प्रयास करेगी कि सभी व्यक्तियों के बीच में क्या हो, भाईचारे का भाव हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। ठीक, तो ये थे हमारे संविधान में उल्लेखित शब्दों के अर्थ है। अब संविधान की प्रस्तावना के संबंध में विभिन्न विचारकों ने अपने अपने विचार दिए। जैसे कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है कि हमारी जो प्रस्तावना है वो दीर्घकालीन सपनों का विचार है। अर्थात हमने सपने देखे थे, एक लंबे समय से सपने देखे थे, और उन्हीं सपनों की पूर्ति होती है हमारी संविधान की प्रस्तावना से। फिर के एम मुंशी बोलते हैं कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। जिस प्रकार से कुंडली को देखने से भविष्य का ज्ञान होता है, ठीक इसी प्रकार से प्रस्तावना को देखने से हमारे संविधान की जानकारी मिलती है, हमारे राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे की जानकारी मिलती है। फिर अब बाकर ने कहा है प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। जिस प्रकार से कुंजी नोट में हर चीज का अर्थ लिखा होता है, ठीक इसी प्रकार से प्रस्तावना में संविधान का प्रत्येक अर्थ निहित है। फिर नेहरू ने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यदि हम प्रस्तावना को संविधान से निकाल दें तो संविधान में कुछ छूट जाएगा, कुछ अधूरापन रह जाएगा। तो उन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। पालकीवाल कहते हैं संविधान का परिचय पत्र है। हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। जिस प्रकार आइडेंटिटी को देखने से पता लग जाता है कि कौन व्यक्ति कहाँ का है और क्या उसके फोन नंबर है, क्या उसकी आयु है, इन सब की जानकारी मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार से प्रस्तावना को देखने से संविधान की जानकारी हमें मिल जाती है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को पढ़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।